जब मुझे उस हवालात से निकाल कर टॉर्चर रूम में ले जाया जाता था तो वहाँ पे एक टेबल रखी रहती थी गोल गोल, और उस टेबल से काफ़ी बारीक बारीक सी चम्मच होती थी, इन हाथों पर बजाया जाता था, फर्श पर नीचे बैठाया जाता था और ये पैर ऐसे खोल दिए जाते थे, और जिन पर 2 अधिकारी खड़े भी होते थे मेरे पैरों पर। फिर वे बाल्टी लाते हैं, बाल्टी में पानी था और एक चेयर ऐसी होती है कि उसमें मुंह पीछे को हो जाता है और मेरे नाक में को पानी डालते हैं वो। बस मेरी उस टाइम पे दम नहीं निकला, बाकी सब कुछ हुआ मेरे साथ। 12 अक्टूबर का वो दिन जिसने मेरी लाइफ को अंधकार की ओर धकेल दिया था। 18 साल की उम्र में मैं अपनी बहन की ससुराल शामली जनपद के गांव में गया हुआ था। उन दिनों वहां पर 1 लाख का नामी बदमाश सुमित कैल सुर्खियों में था। उसकी गांव में गैंगवार थी। उसने पुलिसकर्मियों पर हमला करके राइफलें लूट ली थी। शासन स्तर से इस केस में बहुत ज़्यादा दबाव था। बहुत सारे लोग उठाए गए, उनमें से एक 18 साल का युवक मैं भी था। जिस उम्र में युवा अपने सपने बुनता है, अब अपने करियर की राह चुनता है, उस उम्र में मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष लिखा गया था। मुझे उस अपराध में शामिल किया गया था जिसका मैं दोषी भी नहीं था। अब मैं आपको उन 13 दिनों की बात बताता हूँ जब मैं पुलिस हिरासत में था। ये मेरी जो उंगली है, ये आज भी, ये उंगली मुझे प्रेरणा देती है कि मेहनत करनी है। उंगली आज भी टूटी हुई है मेरी। हो सकता है आप ये बात सुनने के बाद निराश हो जाओ। काफ़ी मैंने टॉर्चर इस केस में झेला, मानसिक रूप से भी। ये मेरे दोनों कान थे। 13 दिन की अगर आपको बात बताऊं तो वो रात आज भी मैं याद करता हूं तो मैं सहम जाता हूं। मेरे कानों पर करंट लगाया जाता था। मैं अपने पैरों से सर्दी और गर्मी में चल नहीं पाता हूं आज भी। मेरा सब कुछ टूटने के बाद भी लेकिन मेरा मन कभी नहीं टूटा। मुझे जब उठाया गया तो टेबल पर हाथ रखवाकर इन हाथों पर मेरी डंडियाँ बजाई जाती थी। जब मेरे दोनों पैरों के जोड़ ऐसे खोल दिए जाते थे जिन पे 2-2 अधिकारी बड़ी उससे जो है मेरे पैरों पे दबाव डालते थे। अगले दिन वो सब हुआ जो शायद बस मेरा दम नहीं निकला, मेरी जान नहीं गई। उन्होंने आधी बाल्टी पानी मेरे नाखून में को मेरे अंदर डाल दिया। पैरों पे मेरे बहुत सारी लाठियाँ बजाई जा रही थी। उन लाठियाँ बजाने के बाद फर्श पर दौड़ने के लिए बोला जाता था। यहाँ तक जब मेरे शरीर ने सब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई और पूरे 8 से 7 दिन मुझे पिटाई होते हुए हो गए, तो मैंने एक अधिकारी से ये कहा कि साहब आप मुझे गोली मार दो। तो कहाँ तो गोली लगने की बात थी, उसके बाद पूरी यातनाएं, मुझे करंट भी लगाया गया, पानी भी डाल लगाया, मेरे जोड़ भी खोले गए, उंगलियां भी मेरे पीछे मिलाई गई। शरीर के हर हिस्से में मेरे दर्द था। ये सब जब मेरे साथ हो रहा था तो मेरे अंदर एक डर और ये था कि पता नहीं मुझे कब ये लोग यहाँ से छोड़ेंगे। तो लेकिन उसके बाद मुझे इस केस में जेल भेज दिया गया, और जेल भेजने से जो पहली रात थी उस रात मुझे सोने भी नहीं दिया और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया उस रात। और सुबह ही हमें इस केस में फिर मुजफ्फरनगर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजा गया। जैसे ही जेल में एंट्री होती है तो मेरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट जो हमारे पुलिसकर्मी गए थे उन्होंने जेलर साहब को दिखाई, तो जेलर साहब ने उन पुलिसकर्मियों को रोक लिया कि आप रुक जाइए, ये बच्चा तो मरने वाला है। तो पुलिस वाले वहाँ पे ऐसा कर रहे थे कि जैसे जेल में एंट्री करने के बाद उन्हें बड़ी जल्दी हो बाहर जाने की। तो जैसे ही जेलर साहब ने रोका तो वे थोड़े घबराए से, क्योंकि पिटाई बहुत ज़्यादा थी। जब जेलर साहब मेरे पास आए उन्होंने कहा कि तुम्हारी जान जा सकती है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई है, और यदि इसकी जान गई तो इसकी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होगी। तो तभी मेरा मेडिकल भी दोबारा कराया गया। जेल के पैनल द्वारा जो डॉक्टर आए उन्होंने बिल्कुल मेरे सारे कपड़े उतार के 1-1 इंची के जहाँ भी मेरे शरीर पर घाव थे एक अलग से रिपोर्ट तैयार की गई। एक रिपोर्ट तो मेरी वो रिपोर्ट थी जो मुझे बिल्कुल ठीक अंदर दर्शाया गया था, लेकिन हालात उसके विपरीत थे। मैं खून से लथपथ था। एक रिपोर्ट मेरी वो जेल स्टाफ ने वो बनाई, जो जेल के डॉक्टर होते हैं मेडिकल, कि मेरे शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पे घाव ना हो। जब मैं जेल गया, जेल जाने के बाद मुझे ऐसा नहीं कि नॉर्मल आम आदमी की तरह, बंदी की तरह बैरिक में भेज दिया। मेरी एंट्री सीधी हॉस्पिटल में हुई थी जेल की, और जेल के हॉस्पिटल में 5 से 7 दिन रहा। और जब मैं वॉशरूम भी वहाँ पे जाता था तो मैं बैठ नहीं पाता था पैरों से। मुझे 2 लोग बच्चे की तरह गोद में उठा के लेके जाते थे। 2 महीने तक ऐसा चलता रहा। तब जाके मैं कुछ ठीक हुआ तो तब मैं अपने आप जाने लगा। इतनी प्रताड़ना से होकर मुझे गुजरना पड़ा।
जो मेरे लिए बहुत असहनीय था। लेकिन इस बीच में कभी ये ख्याल मेरे मन में नहीं आया कि मैं सुसाइड कर लूँ। जो भी हो रहा था बस उसे फेस ही करता जा रहा था मैं। जेलर साहब से मैंने निवेदन किया कि साहब मुझे आप अलग बैरिक में करो, तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया मिजाज जलाल यादव साहब ने, और मुझे बैरिक नंबर 14B में ट्रांसफ़र कर दिया। 2 महीने मैं उसी बैरिक में रहा जिसमें भी सब लोग रहे, लेकिन मैं अपराधी नहीं था और मैं ऐसे माहौल में रहना भी नहीं चाहता था। तो जेलर साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, मैं तुझे उस बैरिक में करता हूँ जिसमें फैमिली मैटर के लोग रहते हैं। तो जेल तो सब जाते हैं, लेकिन जेल जाकर भी अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो वो अपनी किस्मत समझो। तो बुरे के साथ साथ कुछ मुझे वहाँ पे अच्छे इंसान भी मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो वहाँ पे एक इंसान ने मुझे बताया था, जब एक दिन मैं रो रहा था और मैंने कहा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ख़त्म जो तब तक है अमित जब तक तुम सोचते हो। तुम कहीं से भी एक शुरुआत कर सकते हो। जेल मैंने 862 दिन जिए, एक-एक दिन गिना मैंने। 2 साल 4 महीने 16 दिन। 2 साल 4 महीने 16 दिन बिताने के बाद मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिली। मैं बाहर आया और अब वो समय था कि मुझे अपने सपनों में रंग भरना था, अधूरे सपनों में। जैसे ही मैं बाहर आया, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा 18 वर्ष से पहले का जीवन कैसा था। 18 वर्ष से पहले का मेरा जीवन, मैं भी आम बच्चों की तरह एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। मेरे पिता एक छोटे से किसान हैं और मेरी माता काफ़ी बुज़ुर्ग हो रही है। उनका सपना था कि बेटा आर्मी में जाए, और उस सपने के साथ-साथ मैं 8वीं क्लास से उस सपना जो बचपन से लेकर मैं जीता था अपने अंदर, सुबह नियमित रूप से दौड़ लगाना, माता द्वारा वो गिलास मेरे लिए तैयार रखना दूध का, दौड़ लगाने के बाद एक तरह से मन में देश भावना थी। जैसे ही मैं 10th में आया तो उस सपने को लेके मैं और जीने लगा। तो जैसे ही मुज़फ्फरनगर के सरकारी स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद मैंने एनसीसी को जॉइनिंग किया बीए में। एनसीसी को जॉइनिंग करने के बाद मेरे सेना में जाने का लगभग कुछ ही कदम दूरी था मैं सेना में जाने से। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। मेरी लाइफ एक सेना आर्मी के जवान बनने की जो तैयारी कर रहा था, वो लाइफ मेरी अंधकार की ओर चली गई। लेकिन ज़िंदगी में वो 12 अक्टूबर की रात ऐसी आई कि उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष लिख दिया, और 18 से 30 वर्ष तक मैं कभी मुस्कुरा ही नहीं पाया अपनी लाइफ में। जब मैं 2 साल के बाद जेल से बाहर आया, तो मुझे समाज का असली चेहरा देखने को मिला कि समाज ने मुझे किस हीन भावना से देखा। 2 महीने तक लगभग मैं घर रहा, और घर रहने के बाद जब मैंने आसपास ताने सुने लोगों के कि इनका बेटा जेल होकर आया है, लोगों ने उपहास भी बनाया मेरा, तो मैंने अपना घर और प्रदेश ही छोड़ दिया। मैं एक भटकता हुआ मुसाफिर गुड़गांव शहर में पहुंचा छोटा-मोटा काम ढूंढने के लिए, और वहाँ पर एडवोकेट वंदना ओबराय जी के यहाँ मैंने 3000 रुपये की एक नौकरी मुंशी के रूप में कार्य किया मैंने। उन पैसों में मेरा काम नहीं चल पाता था। 5 किलोमीटर मेरे रूम से कोर्ट की दूरी थी। पैदल आता था, मैं जाता था, लेकिन मेरा काम नहीं चल पाता था उन पैसों में। शाम को गुड़गांव गाँव में एक बाज़ार लगता था और मैं वहाँ पे कैलेंडर बेचा करता था। कैलेंडर बेचने के साथ-साथ ऐसा भी समय मेरे ऊपर गुड़गांव में रहा कि मैं अखबार में ये देखता था कि मुझे एक टाइम का खाना कहाँ मिलेगा, धार्मिक आयोजन कहाँ है। तो 6 महीने तक ऐसा ही रहा कि मैंने खाना एक ही टाइम खाया, लेकिन कभी भी उस पल में ये महसूस नहीं किया कि मुझे गलत आदमी का साथ लेना है या मुझे अपने रास्ते से भटकना है। मैंने हमेशा यही कोशिश करी कि अच्छे का साथ लेना है और अच्छे ही रास्ते पर चलना है। लगभग 1 साल, 1.5 साल गुड़गांव रहने के बाद मैंने मेरठ का रुख किया, और मेरठ में मुझे मेरे बड़े भाई कपिल मुझे अपने मित्र के पास छोड़कर गए, प्रशांत जी के पास। वे छोड़ने के बाद मुझे चले गए, लेकिन वो जो शुरुआत के 5-6 दिन थे, मैं मेस में खाना खाता था बड़ी बेसब्री से। तो प्रशांत भाई मुझे बड़े इत्मीनान से देखते थे, और मैंने एक दिन उनसे बोला कि आज ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद मैंने पेट भर के खाना खाया। वहीं से मैंने अपनी लाइफ का, आप ये भी कह सकते हो कि मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने वहाँ से वकील बनने का फ़ैसला लिया, और एडवोकेट इसलिए बनने का फ़ैसला लिया क्योंकि जो पीड़ा मेरे मन में थी, मैंने न जाने कितने लोगों की पीड़ा उनकी आँखों में देखी। तो मुझे उनके लिए कुछ अंदर करने का था, उनके लिए करने का था, और अपने लिए भी कुछ करना था। अपने लिए भी लड़ना चाहता था मैं जो चीज़ें देखता था, जो चीज़ें फेस करता था, जब मैं कोर्ट में जाता था और मुझे 5 बजे तक बाहर बैठा दिया जाता था कि बाहर बैठिए, अभी साइन नहीं हो रहे हैं, अभी वो नहीं हो रहे। तो ये सब चीज़ें फेस करने के बाद
मैंने खुद से लड़ने के लिए अपने आप अपने केस में वकील बनने का फैसला लिया। मैंने LLB की पढ़ाई शुरू करी और वास्तव में सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भगवान ने मेरे पुराने जीवन में वापस भेज दिया। नए बच्चों, शुरुआत में जब मैं क्लास में था मुझे उन 3 साल का अफसोस था, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया और नंबर अच्छे आते गए, पढ़ाई कंप्लीट होती गई, तो मैं उन 3 साल को भी भूल गया। तो एक नई राह थी, नया जीवन का पथ था, और वो पथ ऐसा था कि जहाँ से वापसी करने की मैंने ठान ली थी जेल में ही। तो मैंने LLB की पढ़ाई करी, वहीं से मैंने LLM भी किया अभी मेरठ के विश्वविद्यालय से। और जहाँ लोग मेरी उपास उड़ाते थे कि ये वापसी नहीं कर पाएगा, मैंने उस परिस्थिति में बंदूक चलाने का फैसला नहीं लिया, मैंने कलम चलाने का फैसला लिया। और शायद कलम ही वो ताकत थी जिसकी वजह से मैं अपने माथे का कलंक मिटा पाया। कभी मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं सुसाइड कर लूँ या आत्महत्या कर लूँ। ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, मरने के लिए नहीं मिली है ये ज़िंदगी। तो मेरे मन में यही था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा और अपने लिए लड़ूंगा और औरों के लिए भी लड़ूंगा। इसलिए मैंने एडवोकेट बनने का फैसला लिया। और मैं कहता हूँ कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। तो मुझे तो औरों के लिए जीना है, क्योंकि मैं मदद इसलिए भी लोगों की करता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत मदद का भाव देखा है। 2019 में मैंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे ही मेरा एनरोलमेंट हुआ तो मैं मुजफ्फरनगर की अदालत में एक एडवोकेट के रूप में प्रतिनिधित्व करने लगा। इस मुकदमे में मैं ऐसा शख्स था, कटघरे के अंदर भी और कटघरे के बाहर भी अपने लिए खुद ही लड़ रहा था। इस केस को जीतना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने इस केस पे बहुत मेहनत की थी, और इस केस के साथ साथ मैं एक मैसेज भी देना चाहता था कि जहाँ चाहा वहीं रहा, आप वापसी किसी भी परिस्थिति से कर सकते हो। उस टाइम पे जब मैं मेरठ से मैं मुजफ्फरनगर का जो मेरा सफ़र रहता था, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, पैसे की किल्लत रहती थी। तो मेरे तमाम दोस्त, ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसने मुझे 500 का नोट ना दिया हो। तो मुझे जब मैं वहाँ न्यायालय में जाता था तो कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कई गवाह मुझे ये बोलते थे कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो। अब मैं आपको कोर्ट की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO साहब खड़े थे। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि 12/10/2011 की घटना है, और 12/11 को आपने घायल हमारे जो कांस्टेबल थे उनका आपने बयान लिया, और मुझे 4/11 को जेल भेज दिया। 12/10 की घटना, 12/11 को आपने बयान लिया। मैंने कहा साहब GD भी तुम्हारी, समय भी तुम्हारा, थाना भी तुम्हारा, मरने वाले भी तुम्हारे, रिपोर्ट करता भी तुम, सब कुछ ही तो तुम्हारा था। ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे सामने रही कि मुझे तुमने बिना शिनाख्त करे जेल भेज दिया। तो IO साहब के पास कोई जवाब नहीं था, इधर उधर ऐसे चक्कर भी काटने लगे। तो और IO साहब भी पूछते थे मेरे से, वकील साहब आप किस केस में हो। और लास्ट जजमेंट की बात बताऊं तो जो गवाह पेश होते हैं तो बहुत से एक सज्जन बोले कोर्ट के कि वकील साहब किस टाइम का प्रोग्राम है। मैंने कहा प्रोग्राम क्या, माननीय न्यायालय का फैसला आएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो जैसे ही मैं अंदर उस कटघरे की ओर जाने लगा तो वे सज्जन मुझे ये बोले कि आप क्यों जा रहे हो। तो उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि मैं इस केस में हूँ। तो बहुत सारे कोर्ट में ऐसे हुए तथ्य जो वे पेश ही नहीं कर पाए मेरे सामने। तो मैं अपने लिए जिरह भी करी, अपने लिए लड़ा भी, और अपने लिए लड़ने के लिए मुझे खुद वकील बनना पड़ा। अब मैं 19 सितंबर को जैसे ही मुझे वो तारीख मुकर्रर हुई कि 27 सितंबर को माननीय न्यायालय का फैसला आएगा। तो फैसला आते ही फैसले की मुझे 19 सितंबर को डेट मिली। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे जुड़े मेरे से जिन्होंने मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया, बहुत हिम्मत दी। मैं मेरठ में अकेला रूम पर रहता था, लेकिन मेरठ में एक परिवार ऐसा है जिसने मेरा दुख की घड़ी में बहुत साथ दिया। मेरे पास डॉक्टर विपिन भैया आए। वो 26 की रात ऐसी रात थी शायद मेरी ज़िंदगी की, उस टाइम में मेरे मुँह भी लाल था और मैं पसीने में तरमतर था। 2 घंटे मुझे नींद आई। उस टाइम पर यदि कोई मेरे साथ था तो शायद वही परिवार ऐसा था जो मेरी सांसें थामे हुआ था। और मेरे साथ वे सुबह मुझे मेरे चाचा जी सुरेंद्र पाल नैन जी, वे मुझे मुजफ्फरनगर के लिए लेकर निकल पड़ते हैं। और मुजफ्फरनगर अदालत में गहमा गहमी थी, माहौल ऐसा था कि आपको क्या बताऊं कि एक मन में धड़कनें बढ़ी रहती है जब तक फैसला नहीं आता कि ज़िंदगी किस ओर जाएगी। मेरा काम मेहनत करना था, लेकिन माननीय न्यायालय का फैसला आना भी बाकी था। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी अदालत के बाहर खड़े थे, मेरे भाई कपिल जी भी आए हुए थे। तो 2:47 पे मुजफ्फरनगर अदालत का फैसला आता है, और वे
वे जो शब्द माननीय न्यायाधीश महोदय ने बोले कि अमित को बाइज्जत बरी किया जाता है, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और ऐसा लगा कि शायद आज ये संघर्ष जिस दिन के लिए मैं ये मेहनत की थी, आज वो मेहनत मेरी सफल हुई। मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, पाने को सब कुछ था। सामने देखता था सब कुछ नजर आता था, अगर पीछे देखता था तो कुछ नजर नहीं आता था। तो शून्य से मिली मुझे प्रेरणा और शून्य से ही मेरी आशाओं का उदय हुआ है। तो आपने मेरी कहानी सुनी। 18 साल का जो एक युवक और बच्चों की तरह आम जिंदगी जी रहा था, उसके साथ दुर्घटनावश ऐसा हादसा हो जाता है जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और वो हादसा इतना बड़ा था, शायद उससे मेरी राह बहुत कटीली थी, जिस पर चलना बहुत ही कठिन था। और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, मुसीबत से कभी भागना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए। और वापसी आप किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति से वापसी कर सकते हो। और जहाँ मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं अपराध की ओर बढ़ जाता और या मैं अच्छे रास्ते की ओर बढ़ जाता, तो मैंने अच्छाई का रास्ता चुना। मैंने शिक्षा को और संघर्ष को अपना मित्र बनाया और अच्छी मेरी सोच थी, तो मुझे अच्छे लोग मिले और अच्छे लोग मिले तो मैं विजयी प्राप्त करी। आज मैं मेरठ न्यायालय में एडवोकेट हूँ और आगे मैंने क्रिमिनल जस्टिस में PhD करने का फैसला लिया है। लोगों की आवाज़ बनना है और लोगों की मदद भी करना है। और मदद इसलिए करना है कि क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में मदद का अभाव देखा है। ये जो टाई देख रहे हैं आप, ये मैंने पहली बार आज पहनी है। और जोश टॉक पर आने की मैं विशेष तैयारी की थी, क्योंकि मैंने इस जोश टॉक मंच का काफ़ी नाम सुना था, काफ़ी प्रेरणादायक मैंने कहानी देखी थी। और मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जोश टॉक जैसे ऐसे स्पेशल मंच पे अपनी बात रख पाऊंगा। तो पूरी टीम ने मुझे इनवाइट किया। आप सबका हृदय से आभार। बहुत सारा आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये मंच ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।